गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नाउन देखने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने नाउन में नाउन का डेफिनेशन देखा, स्पेशल टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन के टाइप्स पढ़े, नाउन जेंडर और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो पढ़े, नाउन नंबर भी पढ़ा, नाउन केस भी देखा। इन सबको पढ़ने के बावजूद भी इसमें एक फिनिशिंग टच देने की बहुत ज़रूरत है और वही फिनिशिंग टच के लिए आज हम ये क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये जो फैक्ट्स हैं ये थोड़ा सा जो है टिपिकल है, इम्पॉर्टेंट भी हैं, स्पेशली वो जो अभी फॉर्मेटिव स्टेज में है और उनके लिए तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से जो है अपील रहेगा कि इन चीज़ों को, इन फैक्ट्स को अच्छी तरह दिमाग में बैठा लें और भविष्य में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप सॉल्व कर लें और कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वो है कज़िन। जैसे अब अक्सर हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं सॉरी आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा कज़िन ब्रदर घर आने वाला है, मेरी कज़िन सिस्टर की शादी है, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, किसी की शादी है तो बोलते कज़िन सिस्टर की शादी है, ऐसा वैसा बोलते हैं। तो इस तरह का बोलना ये हम आम जीवन में यूज़ कर सकते हैं, पर असल जीवन में, असल अंग्रेज़ी में बोलना चाहिए। इस तरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। कज़िन के साथ सिस्टर और ब्रदर लगाना गलत है। सही है माई कज़िन इज़ अबाउट टू गेट मैरिड एंड माई कज़िन इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका। इस तरह से आप कज़िन ही बोलेंगे और कज़िन के बाद जब आप ही शी कुछ लगाते हो तो समझ जाएंगे वो ब्रदर या सिस्टर होगी करके। पर कज़िन के साथ ब्रदर सिस्टर का यूज़ करना गलत है। तो नेवर यूज़ कज़िन। कज़िन के साथ आपको ब्रदर और सिस्टर लगाना गलत है। कज़िन के साथ ब्रदर सिस्टर का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से याद रखें आप। दूसरे फैक्ट पे चलते हैं अपन लोग। नंबर 2, द वर्ड फर्नीचर डजंट हैव इट्स प्लूरल। याद रखना, फर्नीचर के साथ आप एस कभी नहीं लगा सकते हैं। फर्नीचर हमेशा फर्नीचर ही रहेगा। फर्नीचर्स बोलना इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अक्सर हम लोग फर्नीचर की दुकानों में भी जाते हैं तो लिखा रहता है विशाल फर्नीचर्स, दिस फर्नीचर्स, दैट फर्नीचर्स। गलत है। फर्नीचर हमेशा सिंगुलर ही रहता है। फर्नीचर के साथ हमेशा कोई एस या वैस नहीं लगाना चाहिए, फर्नीचर ही बोलना चाहिए, चाहे वो एक फर्नीचर हो चाहे बहुत सारे फर्नीचर हो। फर्नीचर के साथ कभी एस नहीं लगाया जाना चाहिए, है ना। तो ये दूसरा फैक्ट है। फर्नीचर्स बोलना गलत है, फर्नीचर्स का यूज हम नहीं करते। नंबर 3, बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं, है ना, बोर्डिंग हाउस बोल देते हैं, तो वो बोलना सही है। कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग बोर्डिंग में डाल दिए बच्चे को, हम बोर्डिंग में कर दिए, बोर्डिंग में वो कर दिए, वो सब गलत है। बोर्डिंग के साथ आपको हमेशा नाउन का उपयोग करना पड़ेगा। बोर्डिंग स्कूल में है, हम बोर्डिंग हाउस में रहेंगे, इस तरह के वर्ड्स का उपयोग करना सही माना। बोर्डिंग के साथ हमेशा आपको कोई ना कोई शब्द का उपयोग करना पड़ेगा। तो बोर्डिंग अलोन कैन नॉट बी यूज्ड, है ना। इसके साथ आपको स्कूल या हाउस ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अलोन बोर्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड, राइट। नंबर 4, याद रखना, अक्सर बोलते हैं कि गरीब लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, इस कोरोना में गरीब लोगों की हालत खराब हो गई, XYZ बातें बोलते हैं। इस तरह बोलना गलत है। कभी भी आप लोग पुअर पीपल जो वर्ड बोलते हैं, पुअर पीपल आर रियली सप्रेस्ड, पुअर पीपल हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो दिस इज ऑल रॉन्ग। पुअर पीपल यूज नहीं करते हैं। आपको हमेशा पुअर, द पुअर बोलना पड़ेगा। द पुअर आर सप्रेस्ड, द पुअर
are being dealt with high-handedly. The poor are exploited. The poor had to face a lot of troubles during the lockdown. तो यहां पर आपको पुअर ना बोल के, पुअर पीपल ना बोल के द पुअर बोलना चाहिए. तो द पुअर इज अ राइट एक्सप्रेशन, पुअर पीपल इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन. तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते. कजिन के साथ कभी भी ब्रदर्स और सिस्टर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए. फर्नीचर के साथ एस का उपयोग करना गलत माना जाता है. फर्नीचर्स बोलना गलत है. फर्नीचर चाहे एक हो, एक से ज्यादा हो, फर्नीचर ही बोलना चाहिए. बोर्डिंग स्कूल या बोर्डिंग हाउस बोलना सही है. केवल बोर्डिंग बोल के मामले को खत्म करना गलत माना जाता है. पुअर पीपल बोलना गलत है. द पुअर बोलना ही सही एक्सप्रेशन माना जाता है. अब आ जाते हैं अपन नंबर 5 की तरफ. अक्सर हम लोग बोलते हैं कि यहाँ साइन कर दो, यहाँ हस्ताक्षर कर. हस्ताक्षर को साइन बोलते हैं. तो साइन जो है वो सही उपयोगिता नहीं है, सही यूसेज नहीं है. साइन की जगह आपको पूरा सिग्नेचर बोलना चाहिए. साइन जो है वो छोटा फॉर्म है और उसका उपयोग जो है अंग्रेजी में मानक नहीं देखा, उसे मानक नहीं माना गया है. मानक सिग्नेचर ही है और सिग्नेचर हियर ऐसे बोलना चाहिए. साइन हियर बोलना उतना सही नहीं माना जाता है. इसलिए साइन जो है वो बस चालू भाषा है. हमको असल में क्या बोलना चाहिए? सिग्नेचर. आई हैव डन अ सिग्नेचर ओवर हियर. तो सिग्नेचर बोलना ज्यादा सही माना जाता है. अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 6 की तरफ. नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं. नंबर 6 का जो फैक्ट है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है. मील्स, जैसे अपन बोलते हैं आई हैव टेकन द मील्स ऑफ दिस आफ्टरनून. मैंने आज दोपहर का भोजन खा लिया. मील्स बोल देते हैं क्योंकि बहुत सारा खाना खाया है तो इसलिए लगता है कि मील्स बोलना ही सही है. पर डियर स्टूडेंट्स, द फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड इज मील्स जो है वो गलत नहीं है. मील्स जो रिफर करता है वो 2 या 2 से अधिक समय के भोजन को आप कलेक्टिवली बोलना चाहते हो तब आप मील्स बोलोगे. पर अगर एक समय के भोजन की बात करते हो तब आपको मील ही बोलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन द मील ऑफ दिस आफ्टरनून, आई विल टेक द मील ऑफ नाइट, आई विल टेक द मील ऑफ दिस एंड दैट. तो जब आप एक समय के भोजन के रेफरेंस में बात कर रहे हो तो मील ही बोलना है. मील्स जो है कलेक्टिवली, जैसे बोलते हैं कि उस पार्टी में मतलब सुबह से रात तक आपने खाना खाया तो द मील्स वाज वेरी गुड. क्यों बोले वहां पर? क्योंकि वहां पर हमने 2 या 2 से अधिक समय के भोजन की बात की. तो भोजन एज अ होल, पूरे दिन के भोजन की बात करें तब मील्स बोल सकते हो. पर एक समय के रेफरेंस में आप जब बात करोगे तो आपको मील ही बोलना चाहिए. ये याद रखिए. और एक फैक्ट यहां पर मैं एडिशनल जोड़ना चाहता हूं कि जब आप नाश्ता देर से करते हैं और करीब करीब दोपहर के भोजन तक में चले जाते हो, वो समय में आप भोजन कर नाश्ता लेते हो तो उसको आप लंच नहीं बोल सकते. उधर उसको आपको ब्रंच बोलना चाहिए. ब्रेकफास्ट प्लस लंच इक्वल टू ब्रंच. तो दोपहर का अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, छूट गया ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट लेना बहुत जरूरी है. मैंने कई बार आपसे जिक्र किया है कि सुबह का नाश्ता आपको राजा की तरह करना चाहिए और रात का खाना आपको भिखारी की तरह लेनी चाहिए. सुबह का नाश्ता आप जब राजा की तरह करते हैं तो आपका दिन पूरा बहुत अच्छा होता है. रात को अगर भारी खाते हो तो अपच की शिकायत हो सकती, नींद ना आने की शिकायत हो सकती है. इसलिए रात का भोजन हमेशा भिखारी की तरह करना चाहिए. तो बात यहाँ ये है कि जब आप सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं तो आप सीधा फिर लंच लिए तो लंच नहीं बोलते उधर उसको आपको ब्रंच बोलना चाहिए. ये ध्यान रखेंगे आप. राइट. अब आ जाते मतलब फिर से एक बार. मील्स refer more than one meal.
and meal refers to one. It may be lunch or dinner. याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने नंबर 6 पढ़ा। नंबर 7, अक्सर बोलते हैं, अभी जैसे आप लोग सब जानते हैं कि अभी 25 दिसंबर आ रहा है, पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाएगा। तो क्रिसमस में एक साथ कई छुट्टियां मिलती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार इस बार के वेकेशंस में ना हम लोग इधर जाएंगे, हम लोग कुल्लू जाएंगे, हम लोग मनाली जाएंगे, वेकेशंस बोल देते हैं। गलत है। आपको बोलना चाहिए इस बार के वेकेशन में हम लोग कुल्लू जाएंगे, मनाली जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, कन्याकुमारी जाएंगे, जो भी जाएंगे। वेकेशन हमेशा वेकेशन ही होता है, क्योंकि वो एक वेकेशन मतलब छुट्टी मतलब एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। वो छुट्टी तो छुट्टी होती है। तो आपको वेकेशंस नहीं बोलना है, हमेशा वेकेशन ही बोलना है। ठीक है, वेकेशंस इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, दैट शुड बी रिमेंबर्ड। उसके बाद वेकेशंस जो है, फिर से मैं यहां लिख देता हूं आपको, वेकेशंस ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है, आपको बोलना पड़ेगा वेकेशन, जो राइट एक्सप्रेशन होगा। नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग। नंबर 8 में इनिंग्स, क्रिकेट लविंग कंट्री है हम लोग, और क्रिकेट में फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, हम लोग बचपन से यही बोलते हैं, फर्स्ट इनिंग में ये जाएगा, फर्स्ट इनिंग में ये होगा, फर्स्ट इनिंग में ये होगा, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे, इनिंग बोल देते हैं। याद रखिएगा, इनिंग शब्द हमेशा एस के साथ ही यूज होता है। वो चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, इनिंग्स ही बोलना चाहिए। फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, है ना। तो इनिंग्स जो है, इनिंग शब्द गलत है, इसको हमेशा इनिंग्स बोलना चाहिए, जो राइट एक्सप्रेशन होगा। होपफुली आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कुल मिला के 8 डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में समझा। कजिन जो है कभी भी ब्रदर और सिस्टर के साथ यूज नहीं होता। फर्नीचर्स बोलना गलत है। बोर्डिंग के साथ हमेशा हाउस या स्कूल जैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। पुअर पीपल हम लोग बोल पढ़ते हैं, जो सही नहीं है, द पुअर बोलना चाहिए। सिग्नेचर पूरी तरह से बोलना चाहिए। साइन बोलना उतना सही नहीं माना जाता है। मील्स जो है वो 2 समय के भोजन को रिफर करने के लिए होता है, 2 या 2 से अधिक समय के भोजन को। मील 1 समय के भोजन के लिए होता है। दोनों ही सही है, डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस किस तरह बोल रहे हैं। अल्फाबेट, फिर उसके बाद वेकेशंस के बारे में बताया। वेकेशंस जो होते हैं वो रॉन्ग एक्सप्रेशन है, हमेशा हमें एक छुट्टी हो या एक से ज्यादा छुट्टी हो, वेकेशन ही बोलना चाहिए। अब आ जाते हैं अपन अल्फाबेट की तरफ। अल्फाबेट जो होता है वो एक लैंग्वेज के रेफरेंस में, जब हम एक ही लैंग्वेज के अक्षरों के रेफरेंस में जब बात करते हैं, ABCDEFGHIJ जो 26 लेटर्स हैं, एक ही लैंग्वेज के लेटर्स के रेफरेंस में हम जब बात करेंगे तो वहाँ अल्फ़ाबेट बोलेंगे। पर सभी लैंग्वेज या एक से ज़्यादा लैंग्वेज के अक्षरों पे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, इनके अमूमन सभी के अल्फ़ाबेट्स एक समान होते हैं। मान लीजिए ऐसा बोलना है, या अमूमन इनके सभी के अल्फ़ाबेट्स अलग अलग होते हैं, ये बोलना है। तो वहाँ अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हो, क्योंकि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तब आप अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हो। पर एक ही लैंग्वेज के रेफरेंस में आप जब बात करोगे तो आपको अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश इज क्वाइट सिंपल। वहाँ अल्फ़ाबेट्स नहीं बोल सकते। क्यों अपन बोल पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट? क्योंकि एक से ज़्यादा 26 लेटर्स हैं, इसलिए अल्फ़ाबेट्स बोल पढ़ते हैं, जो राइट नहीं है, गलत है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो कभी भी एक ही लैंग्वेज के रेफरेंस में हम लोग जब बोलेंगे तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट, और बहुत सारे लैंग्वेजेस के रेफरेंस में बोलेंगे तो अल्फ़ाबेट्स बोलना चाहिए, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट इज अ राइट एक्सप्रेशन विच रिफर्स टू द वन लैंग्वेज, एंड अल्फ़ाबेट्स
also is a right expression but refers to more than one language. अब आते हैं हम लोग नंबर 10 जो है उसके बारे में समझते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अक्सर बोलते हैं वो सबसे होशियार तो नहीं पर कक्षा में सबसे होशियार में से एक तो है ही. He is not most intelligent boy of the class, but he is one of the most intelligent boys of the class. One of the जो बोलते हैं हम लोग, फिर से सुने, वन ऑफ द जो बोलते हैं, वन ऑफ द के साथ जो भी नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा. जैसे ही इज, जैसे कश्मीर, कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. तो यहां देखेंगे वन ऑफ द के साथ मैंने क्या लगाया, वन ऑफ द के साथ मैंने प्लूरल नंबर लगाया. वन ऑफ द मोस्ट, हम गलती क्या करते हैं, कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं, कश्मीर को सोच के यहां प्लेस लगा देते हैं. गलत है. क्यों बोल रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड? वन ऑफ द मतलब एक है, बहुत सारे प्लेसेस में से एक जगह कश्मीर जो है सबसे सुंदर है. कश्मीर बहुत सारे सुंदर जगहों में से एक ऐसा जगह है जो सबसे सुंदर है. बहुत सारे में से एक है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस. प्लेस नहीं बोलेंगे, प्लेसेस बोलेंगे. बहुत सारे प्लेसेस में से एक है, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस. प्लेस नहीं बोलना चाहिए. ये एक क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं. 90% टाइम्स होता है ये क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि अक्सर इसमें गलतियां होती हैं. होपफुली समझ में आया. आगे बढ़ते हैं. मैनकाइंड, या आप लोग को जेंडर में पढ़ाया था कि मनुष्य जाति के रेफरेंस के लिए हम लोग जनरली मैन ही बोलते हैं. तो थोड़ा सा सुधार करते हुए भाषा विज्ञानियों ने मैनकाइंड भी बनाया. और मैनकाइंड के साथ कभी कभी हम लोग गलती कर बैठते. मैनकाइंड्स आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ एटॉमिक वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स. इसका मतलब ये है कि मनुष्य जाति तो अपन को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैनकाइंड्स बोल देते हैं. तो मैनकाइंड्स हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, पूरी मनुष्य जाति को रिफर करने वाला होता है वर्ड, इसलिए मैनकाइंड ही बोलेंगे, मैनकाइंड्स नहीं बोलना चाहिए, है ना. तो मैनकाइंड हमेशा सिंगुलर यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे. उसके बाद अगला जो पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया मैनकाइंड्स बोलना गलत है. इसका सही एक्सप्रेशन क्या होगा, मैनकाइंड. ध्यान रखेंगे इसको. अब अपन चलते हैं नंबर 14 की तरफ, 12th की तरफ. विटनेस और एविडेंस. इसको मैं लिखूंगा नहीं, इसको बस आप अपने दिमाग में बैठा लें. विटनेस और एविडेंस. विटनेस जो होता है वो जो जीवित साक्ष्य होते हैं, है ना. विटनेस कौन होता है, जैसे कोई गवाह है. सबूत और गवाह बोलते हैं हिंदी में, हिंदी या उर्दू जो बोल लो. सबूत और गवाह, सबूत निर्जीव है और गवाह सजीव है. तो विटनेस जो होता है वो सजीव होता है, मनुष्य होता है, या फिर कोई जानवर भी हो सकता है विटनेस. और गवाह जो होता है विटनेस होता है, और सबूत जो होती है वो निर्जीव होती है. इसको थोड़ा सा फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि विटनेस जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, मतलब गवाहों को हम विटनेस बोलते हैं. और एविडेंस नॉन लिविंग होते हैं, जिसको हम लोग सबूत बोलते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं. कोई चीज नॉन लिविंग बोलते हैं. सीन ऑफ क्राइम बोलते हैं. हर जितने भी एविडेंसेस हैं, जो भी चीजें वहां पड़ी हुई हैं, चीख चीख कर बताती हैं कि ऐसे ऐसे डेथ हुआ. हमारे एक मित्र रहा करते थे, मैथिल सर, यहाँ हमारे साथ पढ़ाए भी हैं.
मैथिल सर जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, तो कई बार उनसे उन्होंने बुक भी लिखा है, डॉक्टर मैथिल बने वो बाद में। तो उन्होंने वो बताते थे जब भी उनके साथ बैठते थे कि देखो भाई कि ज़रूरी नहीं है कि कोई गवाह बन के ही जो है किसी क्राइम की पुष्टि करे। सच बात तो ये है कि वहाँ पर पड़ी हुई हर चीज़ जिसको हम लोग सीज करते हैं कुछ ना कुछ बताती है कि इस तरह से डेथ हुआ, इस तरह से जला, इस तरह से मर्डर किया गया करके। तो नॉन लिविंग जो होते हैं वो जब बताते हैं कोर्ट में कि इन वजहों से हुआ, ये साक्ष्य हैं, तो उस समय हम उसको एविडेंसेस बोलते हैं। और जब इंसान ही खुद अपनी ज़ुबान से बताता है तो उसको विटनेसेस बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल बात करें, विटनेसेस जो है झूठे हो सकते हैं पर एविडेंसेस कभी झूठे नहीं होते हैं। एम आई राइट? चलिए डियर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कोई आपके घर शादी में बुलाता है तो क्या बोलता है अक्सर कि आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर आइएगा, हम आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, यह आग्रह है, ज़रूर अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ आइए। तो ये गलत एक्सप्रेशन है। बोलना क्या चाहिए? यू जस्ट कम अलॉन्ग विथ ऑल द मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली, वी विल बी वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ कभी भी फैमिली मेम्बर बोलना गलत होता है ना? क्या बोलना चाहिए? मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये बोलना सही एक्सप्रेशन माना जाता है। मेंबर्स ऑफ फैमिली, फैमिली मेंबर्स बोलना गलत है, मेंबर्स ऑफ फैमिली बोलना सही माना गया है। राइट? उसके बाद अगला एक्सप्रेशन नंबर 14 है जब दो नाउन्स, एक बहुत ही खास बात है, जब दो नाउन्स जो है एंड के साथ जुड़े हों, है ना, दो नाउन एंड के साथ जुड़े हों तो उसमें यूज होने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे पेन एंड पेपर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडीज। तो यहां पर पेन एक संज्ञा पेन है, एक बी संज्ञा पेपर है और उसके साथ जुड़ा है एंड, और दोनों एक ही बात को रिफर कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर क्या यूज हुआ? हमने यहां पर इज का उपयोग किया। अक्सर जो इस बात से थोड़ा सा जानकारी नहीं रखता है वो पेन एंड पेपर आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडीज बोलते हैं, जो गलत है। दोनों ही एक बात के लिए रिफर कर रहे हैं, इसलिए वहां पर इस लगेगा। अगली बात, जूरी। जूरी का मतलब होता है, जूरी, रिमेंबर, जूरी का मतलब होता है जजों का ग्रुप, समूह, जो न्यायाधीशों का समूह होता है उसको जूरी बोलते हैं, जो फैसले लेते हैं। जूरी तब बैठाया जाता है जब कोई केस बहुत पेचीदा है और एक जज उसका फैसला, उसका एक अलग नज़रिया होगा, दूसरे जज का एक अलग नज़रिया हो सकता है। पर केस जब बड़ा है, पेचीदा है, तो ऐसे समय में सरकारें या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है जजों का एक समूह बनाती है जो उस पर्टिकुलर केस के ऊपर कुछ फैसला लेती है। तो ज़्यादातर जूरी के जो है फैसले एक समान होते हैं, यूनानिमस होते हैं। यूनानिमस मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को वर्ड पार के दौरान, एक मत होते हैं। पर कभी कभी उनके जो डिसीजंस होते हैं डिवॉइड होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। जब डिसीजन एक ही हो जूरी का तो उस समय वर्ब इज लगाना, इज या हैज मतलब सिंगुलर वर्ब लगाना उचित मानते हैं। जबकि जूरी का डिसीजन अलग अलग होता है, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है, तब वहां पर हम लोग जूरी का जो भी डिसीजन है, जो भी वर्डिक्ट है, उसके लिए हम लोग आर का यूज करेंगे। जूरी इज यूनानिमस अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। तो यहां पर जूरी के साथ मैंने इज लगाया क्योंकि सबके एक ही मत है। तो जूरी आर डिवॉइड अबाउट द वर्डिक्ट, मतलब यहां पर जूरी जो है वो इस पर्टिकुलर केस को लेकर उनके बीच मतभेद है, वो अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, तो वहां मैंने आर लगाया।
तो जूरी के जब फैसले एक हों, मतलब न्यायाधीशों का जो समूह है, खंडपीठ है, वो एक ही फैसला लेती है, एक तरह का फैसला लेती है, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब और एक से मतलब अलग अलग फैसलों का सामना करना पड़े तो वहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, जूरी यूनानिमस है। यूनानिमस का मतलब एक मत है, तो सिंगुलर वर्ब। और अगर जूरी डिफरेंट ओपिनियंस के साथ है तो वहां पर प्लूरल वर्ब का उपयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में आप लोग बैठा लेंगे। उसके बाद मैंने कल की क्लास में आप लोग को बताया था कि पॉजेसिव केस होते हैं, जैसे राम के पिताजी, तो राम्स फादर। राम के पिताजी के लिए हमने राम्स फादर, राम के पिता, है ना, राम्स फादर। पर राम के पिता का भाई, राम के पिता का चचेरा भाई, ये भाई, राम के पिता का दोस्त बोल देते हैं, भाई बोलेंगे तो अंकल हो जाता है सीधा। राम के पिता का दोस्त, राम के पिता, इसमें क्या है, डबल पॉजेसिव है, एक बार के, इस बार का। तो कायदे से मतलब जिस तरह से अपन अनुवाद करते हैं वैसे क्या होगा, राम्स फादर्स फ्रेंड, ऐसे कुछ निकल कर आएगा, जो गलत है। डबल पॉजेसिव में अपॉस्ट्रोफी एस 2 बार नहीं लगाते हैं। इसका अनुवाद होगा द फ्रेंड ऑफ राम्स फादर, है ना। इस तरह हम लोग ऑफ, हालांकि सब जानते हैं, मैंने कल पढ़ाया था कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ ऑफ लगता है, पर जब डबल पॉजेसिव की बात हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसके साथ हम लोग को ऑफ लगाने की जरूरत पड़ सकती है। यस और नो? होपफुली ये इतनी बातें तो अच्छी तरह से समझ में आई। अब छोटे से 1-2 पॉइंट और बचे हैं, उसके बाद हम लोग इसको फिनिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब है 17th नंबर पॉइंट, ध्यान से सुनेंगे। अपन कभी कभी बोलते हैं, देखिए यहां मोहन एंड सोहन्स फादर, और एक और है मोहन्स एंड सोहन्स फादर। दोनों में क्या डिफरेंस है? मोहन एंड सोहन्स फादर मतलब बाद वाले नाउन में अगर अपॉस्ट्रोफी लगाए हैं तो वो एक ही के रेफरेंस में, इसमें एक ही पिता है, मोहन और सोहन के पिताजी एक ही है ना, एक ही पिता के 2 पुत्र हैं, मोहन और सोहन। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है। जबकि अगर अपन दोनों में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस, मोहन्स एंड सोहन्स फादर, तो ये हो जाएगा मोर देन 1, मतलब 2 अलग अलग पिता हैं। ये याद रखना, ये बड़ा टिपिकल बात है, इसको याद रखने की सख्त जरूरत है। अब नंबर 18th पॉइंट, इस पर गौर करें। हम लोग अक्सर लेटर लिखने के बाद ऐसे लिख देते हैं, योर्स फेथफुली, ऐसे लिखते हैं ना, सही नहीं है ये जो अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं ये कभी नहीं लगता, आपको योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली लिखना पड़ेगा। याद रखना, अवर्स, योर्स, देयर्स, ये जो पॉजेसिव केसेस है प्रोनाउन के, ऐसे अपॉस्ट्रोफी के साथ कभी यूज नहीं होते, ये हमेशा होते हैं अवर्स, योर्स, देयर्स इत्यादि, ध्यान रखेंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, होपफुली आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं और उसके बाद क्लास को मैं फिनिशिंग टच देते हुए यहां से निकल जाऊंगा। कजिन कभी भी ब्रदर और सिस्टर के साथ उपयोग में नहीं लाए जाते। फर्नीचर वर्ड हमेशा सिंगुलर होते हैं, फर्नीचर्स नहीं बोलना चाहिए। बोर्डिंग के साथ स्कूल या कॉलेज या
हाउस वगैरह लगाना चाहिए। पुअर पीपल बोलना गलत है, द पुअर बोलने की जरूरत है। सिग्नेचर हमेशा सिग्नेचर के ही तौर पर बोलना चाहिए, साइन बोलना उतना सही नहीं माना जाता। मील्स जो है दो डिफरेंट भोजन, दो या दो से अधिक डिफरेंट भोजनों के रेफरेंस में होता है। मील एक समय के भोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। कंडीशंस देख के आप मील या मील्स का फैसला करेंगे। वेकेशन जो होता है वो सही एक्सप्रेशन है, वेकेशंस बोलना गलत है, चाहे छुट्टी कितना भी हो वेकेशंस नहीं बोलना चाहिए। अल्फाबेट, एक ही लैंग्वेज के अक्षरों के लिए हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं, पर एक से अधिक जो लैंग्वेजेस होते हैं उनके जो अक्षर होते हैं उनके लिए हम अल्फाबेट्स का उपयोग कर सकते हैं। ईनिंग्स हमेशा एस के साथ ही उपयोग होता है, ईनिंग बोलना गलत माना गया है। टीचर ऑफ इंग्लिश, आई डोंट नो वेदर मैं पढ़ाया हूं कि नहीं, टीचर ऑफ इंग्लिश बोलना गलत नहीं है, द टीचर ऑफ इंग्लिश बोलना ही सही है। अगर आप मेरे को बोलोगे कि सुरेश सर इंग्लिश टीचर है तो ये गलत बात है, गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए आपको। इंग्लिश टीचर का मतलब है अंग्रेजी शिक्षक है। आपको बोलना पड़ेगा कि सुरेश सर इज द टीचर ऑफ इंग्लिश फॉर अस, टीचर ऑफ इंग्लिश बोलना चाहिए। इंग्लिश टीचर या हिंदी टीचर या फ्रेंच टीचर इस तरह का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिजिक्स टीचर, ये जो सब बोलते हैं आप लोग वहां पर, वो उपयोग करना गलत है। द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ फिजिक्स, द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, इस तरह से एक्सप्रेशन होना चाहिए। और उसके बाद वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे में से एक है, इसलिए वन ऑफ तभी लग रहा है जब बहुत सारे होंगे तभी वन बोल रहे हैं आप, तो वन ऑफ द जब लगता है तो उसके साथ प्लूरल नंबर यूज होना चाहिए। और उसके बाद मैनकाइंड के साथ कभी भी एस नहीं, मैनकाइंड्स नहीं बोलना चाहिए, मैनकाइंड हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। विटनेस और एविडेंस में ये फर्क है कि विटनेस जो होता है वो हमेशा सजीव होता है और एविडेंस हमेशा निर्जीव होता है। फैमिली मेंबर्स बोलना गलत है, द मेंबर ऑफ फैमिलीज, द मेंबर्स ऑफ फैमिली बोलना सही एक्सप्रेशन होगा। और जब दो नाउन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एंड के माध्यम से और एक ही बात को रिफर करते हैं तो वहां पर हम लोग को ईज का उपयोग करना चाहिए। और जब जूरी मतलब न्यायाधीशों का जो खंडपीठ होता है, जो अपने फैसलों को लेकर एक मत होते हैं, तो वहां पर हमको सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। परंतु अगर वो डिवॉइड होते हैं, उनके मत अलग अलग होते हैं, तो वहां पर हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना चाहिए। और जब अपन बोलते हैं दो डबल पॉजेसिव रहता है तो वहां ऑफ लगाने की जरूरत पड़ती है, वहां पर बार बार एपोस्ट्रोफी एस लगाकर सेंटेंस को गलत ना बनाएं। और जब दो एपोस्ट्रोफी लगा के एक व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, जैसे मोहन्स एंड सोहन्स फादर, तो दो बार लगाते हो तो दो अलग अलग पिता है, मोहन के एक पिता है और सोहन के एक पिता है, हो जाएगा। जबकि मोहन एंड सोहन्स फादर बोलते हो, लास्ट वाले नाउन के साथ आप एपोस्ट्रोफी लगाते हो तो वो एक ही पिता होंगे, दोनों के एक ही पिता को रिफर करेंगे। उसके बाद योर्स, आवर्स, देयर्स में एपोस्ट्रोफी लगाना गलत माना गया, निहायत ही जो है गलत बात है, उसमें आपको एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना चाहिए। इंग्लिश में उसको बहुत ही गलत माना जाता है। आपको चाहिए कि उसके साथ हमेशा बिना एपोस्ट्रोफी के ही एस लगाएं। तो इन बातों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। होपफुली बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे और मेरा ऐसा विश्वास है कि परीक्षाओं में इस तरह की जब भी प्रश्न आए तो उसको सोच समझ के आप जवाब दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।